महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इससे जुड़े कुछ ऐसे ऐसे तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं जो आदमी को आश्चर्यचकित, या इससे आगे का शब्द आपके मन में या जुबान पर कुछ आता हो तो वो सोच लीजिए। एक ऐसा शहर जिसकी खुद की आबादी जो भी होगी, उस छोटी सी जगह पर करीब करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है। पहले दिन 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। और अगर आबादी के लिहाज से भी सोचेंगे तो भारत और चीन को अगर बाहर रख दीजिएगा तो 45 करोड़ की आबादी कहीं है नहीं। एक शहर में इतने करोड़ लोग आएंगे और अपने धार्मिक क्रियाकलापों को अंजाम देते हुए लौट जाएंगे शांतिपूर्वक। ऐसा दुनिया में कहीं दिखता भी नहीं है। यह सनातन से जुड़ी बहुत पुरानी परंपरा है जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और सबसे जरूरी बात, इस देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो आजकल लोकसभा चुनाव में या हर चुनाव में खेलती हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जाति की गणना होनी चाहिए, तो भाई साहब ये जो करोड़ों लोग पहुंचे हैं जिन्होंने संगम की त्रिवेणी में डुबकी लगाई है, कोई किसी से किसी का जात नहीं पूछ रहा है, कोई किसी से किसी का मजहब, किसी की जाति नहीं पूछ रहा, सब सनातनी होकर डुबकी लगा रहे हैं। राहुल भाई है हमारे साथ। राहुल भाई, हम लोग सुनते हैं कि कुंभ का आयोजन सदियों से होता रहा है, बहुत पुराना इतिहास है इसका, लेकिन जो इंतजाम हम देख रहे हैं प्रयागराज में और लोग जिस तरह से पहुंचे हैं, ये तो बहुत अकल्पनीय है, मतलब सोच से परे है जो हो रहा है, जो दिख रहा है। जो इस बारी हम देख रहे हैं, पहले देखिए हमने काफ़ी सुना था कि भाई ऐसा हुआ करता था, लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं, तमाम वो मीडिया रिपोर्ट्स वो दिखा रही हैं, वो सीधे सीधे ये दर्शाता है कि एक तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ने मिलकर के जो ये निश्चय किया था कि अब की बार का जो महाकुंभ होगा वो ऐसा होगा जिसे केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी, और वो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए ना, पहले ही दिन 1 करोड़ श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, ये आसान बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। राहुल भाई, किसी शादी में 100 की का बारातियों का इंतजाम हो, उसमें अगर 150 लोग चले जाएं, 200 लोग चले जाएं, आफत हो जाती है जी। कुल 20 करोड़ 25 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, उसमें भी एक प्रयागराज एक शहर जी, जहां कुछ करोड़ की आबादी होगी, वहां पर अगले 1 महीने तक 45 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। आज पहले ही दिन 1 करोड़ लोगों ने वहां डुबकी लगाई है। तो ये कितना बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर होगा और किस तरह के मैनेजमेंट से उनको मैनेज किया गया होगा, ये अपने आप में तो एक रिसर्च पेपर जैसा है कि लोग जाएं और रिसर्च करें। कितना बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है, उसके बावजूद इतनी आसानी से सब कुछ मैनेज कर लिया गया है, तो ये दर्शाता है कि प्रशासनिक कुशलता, बिल्कुल, कि सूबे की जो कमान है वो किसके हाथों में है और देश की जो कमान है वो किसके हाथों में है। देखिए, हम किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं। जिस तरीके से उसका शासन करने का तरीका है, जिस तरीके से वो हर चीज़ को मैनेज करते हैं। अभी देखिए, इंटरव्यू में हमने देखा जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि इससे केवल प्रयागराज और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का विकास होगा। और हमने अक्सर प्रधानमंत्री को यह कहते हुए देखा है कि विरासत भी और विकास भी। ये अपने आप में बहुत छोटे से शब्द हैं, लेकिन इनकी आप अगर इनको मूल्यांकन इनका करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से, यानी उनको विरासत को लेके भी चलना है और विकास भी करना है। अब देखिए, लोग ये कहते हैं कि इनसे क्या होगा, तो एक लाइन में कह देता हूं, राहुल भाई ने जो कहा है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर से क्या होगा, सनातनी परंपरा से क्या होगा, महाकुंभ पे इतना खर्च कर रही है सरकार, उससे क्या होगा, ये 13,000 ट्रेनें क्यों चला रहे हो, इतनी सारी व्यवस्था क्यों कर रहे हो, ये 8,000 करोड़ का बजट क्यों दिया। तो आपको बताता हूं एक बहुत छोटी सी बात। पिछले अगले 1 महीने तक जो प्रयागराज पूरी दुनिया से लोग पहुंचेंगे, करीब करीब 20 देशों से लोग पहुंचे हैं, जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन पहले दिन के आंकड़े देते हुए कह रहे थे। डीजीपी साहब, उन्होंने बताया 1 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। तो भाई साहब, अगले 45 दिनों तक जो लोग आते रहेंगे, उसमें करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए इस पूरे आने जाने में, लोगों के पहुंचने में लोग खर्च करेंगे। राहुल भाई, ये करीब करीब $45 बिलियन के आसपास होता है।
4 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में लोग पहुंचने, रहने, खाने पर खर्च करेंगे। आप समझ लो ये कितनी बड़ी आर्थिक पहिया है जो घूम रहा है। लोग कहते हैं कि भाई सनातन से क्या होता है या सनातनी परंपरा क्या देती है, तो मैंने सिंपल बहुत साधारण बात कह दी। जो राहुल भाई कह रहे थे कि क्या होता है, मतलब ये नहीं कह रहे थे, लोग पूछते हैं, तो उनके लिए 4 लाख करोड़ से ज्यादा लोग खर्च करने वाले हैं। 4 लाख करोड़ रुपए की बात करो। जो बातें जो की जाती हैं कि भाई इनसे क्या होगा, अब अगर प्रधानमंत्री एक बात बोलते हैं कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं बन जाती। यही सब वो कारण होते हैं। देखिए, जितना टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, उतना ज्यादा फायदा होगा। ये भी है ना कि अगर टूरिस्ट कोई चिड़ियाघर देखने जा सकता है, कोई अभ्यारण्य देखने जा सकता है, कोई पार्क देखने जा सकता है, तो ये स्पिरिचुअल टूरिज्म क्यों नहीं हो सकता? सनातनी टूरिज्म क्यों नहीं हो सकता? आप अपने अध्यात्म, अपनी संस्कृति से जुड़ी टूरिज्म को प्रमोट क्यों नहीं कर सकते? दुनिया में लोगों के पास ये चीज है ही नहीं जो चीज हमारे पास है। लोग रशिया से आए हैं, जापान से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, पोलैंड से आए हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं। यहाँ का वाइब जो है हमको, मतलब मैं तो नहीं गया हूँ कुंभ, कभी शामिल होने का भी मौका नहीं मिला है, लेकिन पिछले कई सालों से जो भी कुंभ के मौके आए हैं उसमें हमने देखा है कि वहां पहुंच रहा व्यक्ति अलग ही दिखता है, वो अलग ही वाइब्रेशन में होता है, उसको लगता है जाने वो कहाँ गया। और इस बार का कुंभ तो लोग ये कह रहे हैं कि जी अलग से एक शहर का बस जाना। पहले गंगा के किनारे और त्रिवेणी के किनारे कुछ होता नहीं है राहुल भाई, और अचानक से एक शहर बसता है, महीने भर वो शहर रंग रोगन रहता है, और फिर जब खत्म होता है वो पता ही नहीं लगता वहां कुछ था। इस बार उस शहर को एक जिला बना दिया गया। हाँ, अलग से जिला घोषित किया गया। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। ये उस चीज को दर्शाता है कि भाई जो हमें सैन्य शक्ति चाहिए, जो मैन पावर चाहिए वहां पर चीजों को करने के लिए, मैनेज करने के लिए, वो मैनेजमेंट करना इतना आसान काम नहीं है। और उस मैनेजमेंट को देखिए इतने बेहतर तरीके से करना, और एक जिला जैसे कि मैंने कहा कि वो आपने उसको घोषित कर दिया, तो वहां पर जो दूसरे जिलों में जितनी ताकत आपको चाहिए वो ताकत आप केवल एक उस मेले को दे रहे हैं, एक महाकुंभ को दे रहे हैं। तो ये वाकई अपने आप में, जब पहले की सरकारें क्या किया करती थी कि भाई ठीक है महाकुंभ है या कुंभ है या अर्धकुंभ 6 साल के बाद होता है, कुंभ 12 सालों के बाद में होता है। 2013 में जो कुंभ का आयोजन हुआ था, अखिलेश यादव की सरकार थी, मेला मंत्री बना दिए गए थे आजम खान साहब जी, और जो राज्य का राजस्व जाना चाहिए था कुंभ में वो तो खर्च भी नहीं हुआ। और केंद्र से भी जो पैसा आया उसमें भी कई सारी खबरें आई कि जिसमें भी घटला घोटाला हो गया है। तो हमने कुंभ का आयोजन ऐसा भी देखा है। और ये लोग गए थे अपने कुंभ आयोजन पर हार्वर्ड में लेक्चर देने, एयरपोर्ट से वापस चले आए क्योंकि एयरपोर्ट पर आजम खान साहब की चेकिंग हो गई। अखिलेश यादव इस बात से बेहद नाराज हो गए, वापस आ गए। तो लोगों ने यह भी कहा कि जानबूझ के वापस आए ताकि कुंभ पर बात न करना पड़े। तो हमने इस तरह का भी आयोजन देखा है। और अब ये देख रहे हैं कि एक सरकार पिछले 3 साल से एक आयोजन को प्रमोट कर रही है, क्योंकि वो देखिए इसका जो स्पिरिचुअल महत्व है वो तो है ही, इसका आर्थिक महत्व भी है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम लोग 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश में वो ताकत है जी, तो वो ताकत आप केवल एक मेले की ताकत से समझो ना कि वो केवल सभ्यता या संस्कृति से जुड़ा मसला तो है ही है, लेकिन ये आर्थिक विकास से जुड़ा मसला भी है कि आपके घर में अगर इतनी बड़ी आबादी आ रही है और सकुशल आप उनकी व्यवस्था करके उनको वापस उनके घर भेज देते हो, तो रहने में, खाने में, आने में, जाने में पैसा तो खर्च कर रहा आदमी, तो वो पैसा जाएगा कहाँ? देखिए बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां लोग ये सोचकर नहीं जाते हैं कि भाई वहां पर क्या ही व्यवस्था होगी, हम कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। आजकल का जमाना थोड़ा एडवांस्ड हो गया और हमने कुंभ से जुड़े मसले भी देखे, यही वो कारण है। अब देखिए जब लोगों को दिख रहा है कि भाई इतनी स्मार्ट सिटी वहां पर बनाई गई है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग क्यों नहीं जाएंगे? भाई विकास, विरासत पर भी काम हो रहा है, उसके साथ में विकास भी हो रहा है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं राहुल भाई। मैं ये देख रहा था कि रेलवे ने करीब 13,000 ट्रेनें चलाई हैं जी, और रेलवे ने कुछ स्कैनर वगैरह का इंतजाम भी किया है। उसके बाद आज मैं देख रहा था कि AI तकनीक का इस्तेमाल मेले में हो रहा है। मतलब वहां जो लाखों की भीड़ पहुंच रही है, उस हर व्यक्ति का AI टेक्नोलॉजी के जरिए चेहरे का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, और रैंडमली अगर कोई कहीं खो रहा है जी,
तो पहले हम लोग सुनते थे ना कि कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ है, मेले में बिछड़ गया, नहीं फिल्मों में भी हमने देखा है, क्योंकि वाकई में एक जमाने में मेले में लोग खो जाया करते थे। देखिए, मेले में लोग वो इसलिए खोया करते थे कि ना अगर आपके पास में कोई व्यवस्था होगी इंतजाम तो भी नहीं क्या होगा। ही होगा। कोई पूछने देखिए, वाला नहीं है तो। अब किसी भी चीज को बिगाड़ने वाले तत्व भी होते हैं। अभी एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था तो योगी जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि देखिए भाई, यहां ना कोई जाति ना कोई धर्म, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है, कोई भी आ सकता है, आपकी आस्था है तो लेकिन आइए। आपकी अगर आस्था है सनातन में, देश की संस्कृति में, तो आप बिल्कुल आइए। लेकिन अगर आप उस जमीन को अपना बताने के लिए आएंगे तो फिर डेंटिंग पेंटिंग के लिए तैयार रहना। फिर तो जो हो जाएगा आपके साथ, फिर मेरे से मत वो कहना। छोटा सा एक शब्द वो कितना कितना बड़ा संदेश देता है, सीधा मैसेज है, सीधा बिल्कुल मैसेज साफ है, साफ है। तो उससे देखिए ये प्रतीत होता है कि भाई देखिए, दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते हैं, सवाल है कि आपकी आस्था कितनी और है। सवाल है कि आपका मन जिस काम में लगता नहीं है, जिससे आपका वास्ता नहीं है, जिस चीज को आप मानते नहीं हो, या जिस चीज को आप मानते हो कि जी ये दोयम दर्जे की चीज है, फिर उस जगह पर आपको जाना क्यों है? जी। ये बहुत सामान्य सी लाइन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी का बाइकआउट कर रहे हो या किसी के साथ। तो भाई मैं जिस चीज को नहीं मानता हूं, मैं उस जगह नहीं जाता हूं, मैं नहीं खड़ा होता हूं। बहुत सिंपल सी बात है। एआई तकनीक का उत्तर प्रदेश सरकार इस्तेमाल कर रही है। बाकायदा प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ा वॉर रूम बना है, जो रेलवे के जरिए लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनकी निगरानी हो रही है। और बाकायदा आज पहले दिन राहुल भाई करीब करीब 3700 लोग एक दूसरे से बिछड़े। जी, 3700 लोग, लेकिन अधिकतर लोगों को एक दूसरे का परिवार जो है थोड़े समय में मिल गया। तो ये जबरदस्त तकनीकी का इस्तेमाल, आईटी सेक्टर का, आईटी का जबरदस्त इस्तेमाल वहां पर हो रहा है। दूसरा, ड्रोन्स का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, वो चाहे पानी वाले ड्रोन्स हो या हवाई ड्रोन्स हो। बाकायदा लोगों की निगरानी से लेकर, सर्विलांस से लेकर, हमने देखा वहां बाकायदा एनएसजी के लोगों को उतारा हुआ है। करीब करीब 60,000 सीआरपीएफ के जवान, यूपी पुलिस के जवान, और ये पूरी संख्या मिला के 60 से 70,000 जवान जो हैं वहां केवल सुरक्षा में लगे हुए हैं राहुल। तो यही अपने आप में दिखाता है ना कि तैयारी कितनी बड़ी है। अब कुछ भी अगर घटना घटित होगी तो उसके बाद क्या, वो पहले से ही प्री प्लानिंग आपको करनी होती है। किसी भी कार्यक्रम को आपको सकुशल आयोजित करने के लिए वो प्री प्लान आपको करना होगा। वो प्री प्लान आपके पास में अगर नहीं है तो आप किसी भी चीज को उस बेहतर तरीके से, जैसा कि आप सोच रहे हैं, आप नहीं कर सकते। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास में एक अच्छा नेतृत्व होगा, और वो अच्छा नेतृत्व हम कह सकते हैं इस मेले के आयोजन को देख करके कि वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास में है। दर्शकों, जो कोई भी महाकुंभ में जा रहा है, जो भी गए श्रद्धालु आज पहले दिन, उन सबका एक ही बार बार कहना था कि भाई ऐसा इंतजाम नहीं देखा, हमने नहीं देखा अपने जीवन काल में, न भूतो न भविष्यति। Yes, I'm gonna take a bath tomorrow. Tomorrow is the biggest day of the Kumbh. It's the beginning of. Today is the opening, but tomorrow is the main bathing day, if I understood correctly. People are very friendly, and what I really find very nice is that people are very peaceful, and it brings a lot of. Good atmosphere. Yes, I have been already in India for 2 months last year, so I got to learn some basic of Hinduism. But to be honest, it's very complicated to me to follow like all the gods, and yes, it was very good experience. I would recommend to everybody to go and. I'm from Japan. Oh no, second time. Reaction is wonderful, exciting, and as impressive. The many people. Only 2 days. Mela is one of the most important festival of the religion. And I'm not Hindi, but for me it's a wonderful thing that the many devotee. I'm here for 14 days. Yeah, I wanted to stay in Rishikesh actually, but then I decided to go here because I think it's a once in a lifetime thing to be here, and I'm so grateful to experience it. And I was just doing the Shahi Snan. Okay. So, yeah. Yes, I was doing it right now. Okay. Yeah. But I think tomorrow is Shahi Snan, right? Same in this.
आज के पर्व का बहुत ही बड़ा महत्व है। ये बहुत ही सालों बाद आता है और हमें स्नान करके ऐसे लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में हैं और जन्नत है पूरी चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हम बहुत खुश हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। तो ये राहुल भाई आप सुन रहे हैं, लोग सीधा कह रहे हैं कि भाई हमने तो नहीं देखा ऐसा कुछ, हमने अपने जमाने में नहीं देखा, आगे होगा नहीं होगा। अच्छा, लोग योगी मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं ना कि उन्होंने जो आज देखा इससे पहले नहीं देखा, भविष्य में ऐसा होगा कि नहीं वो भी अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि सवाल इसलिए है कि भाई कल को पता नहीं कौन सत्ता में होगा, किस तरीके से कौन किसकी बात मानेगा कौन नहीं मानेगा। लेकिन जो आज दिख रहा है तो साक्षात है, कम से कम उस पर तो हम भरोसा कर सकते हैं। और वो यही भरोसा लोगों के मन में है और वो एक कुशल नेतृत्व की ही यहाँ पर एक पूरी की पूरी तस्वीर है। दर्शकों, महाकुंभ का आयोजन ऐसा है कि हम और राहुल शब्दों में शायद उसका सही व्याख्या ना कर सकें। और मतलब इस तरह का आयोजन है कि आप उसको शब्दों में बांधेंगे या कागज से कलम पे लिखेंगे तो वो उसके साथ न्याय नहीं होगा। सच यह है कि भारत के इतिहास में ऐसा कुछ आधुनिक समय में पिछले 10, 20, 25 साल में किसी ने कुछ देखा नहीं है। एक ऐसी जगह जो अभी बसी है शहर के रूप में, महीने 1.5 महीने बाद वो जगह फिर अचानक खाली हो जाएगा। 40 करोड़ आबादी नहीं है अमेरिका की, 30, 35, 37 करोड़ आबादी है। लेकिन प्रयागराज में पहुंचने वाली आबादी जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो करीब 45 करोड़ है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक शहर में इतनी बड़ी आबादी का आना, उनका सुरक्षित अपने घरों तक लौट जाना, ये कितनी बड़ी संस्कृति का संवाहक है। या पौराणिक चीजों को भी जोड़कर आप देखेंगे, जो सनातनी परंपरा है उससे जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महाकुंभ इस देश को कैसे एकता के सूत्र में पिरोता है। और जो लोग कहते हैं कि सनातन से क्या होता है, मंदिर से क्या होता है, उनको यह समझना चाहिए जो कुछ महाकुंभ की तस्वीर है वो केवल आध्यात्मिक नहीं है, उसका एक पहलू आर्थिक भी है।